Hello friends, good morning. Today's topic is anti-epileptics. Anti-epileptics means epilepsy. The drugs for epilepsy. Epilepsy क्या होती है? एपिलेप्सी को हिंदी बोलते हैं मिर्गी के दौरे, मतलब इडियोपैथिक कन्वर्जेंस आर नोन एज एपिलेप्सी. कन्वर्जेंस और फिट्स और इसको बोलते हैं झटके आना. तो झटके आना किसे बोलेंगे? तो इट इज टोनिक क्लोनिक कन्वर्जेंस with uprolling of the eyeball, with foaming from the mouth, with clenching of the teeth and with followed by unconsciousness. इन सभी चीज़ों को मिला के बोला जाता है कि पेशेंट को झटके आ रहे हैं, जिसे हम कन्वर्जेंस, फिट्स या दौरे बोलते हैं. अगर इसका कोई रीज़न है, सपोज ब्रेन ट्रॉमा, ब्रेन इंजरी, ब्रेन में इन्फेक्शंस या किसी ने सिर पे चोट लग गई है, मार दिया है, छत से गिर गए हैं, अगर कोई रीज़न होता है दैट इट इज़ नोन एज कन्वर्जेंस. और अगर उन कन्वर्जेंस का कोई रीज़न नहीं पता चलता है दैन इट इज नोन एज एपिलेप्सी. So anti-epileptics. So epileptics are group of disorder of CNS characterized by paroxysmal cerebral dysarrhythmias manifested as episode of seizures, loss or disturbances of consciousness with or without body movements. Means it is a group of disorder जो कि central nervous system से start होते हैं. paroxysmal means रुक रुक के, cerebrum से जो proper waves चलती हैं वो नहीं चल रही हैं, that is dysarrhythmias. एंड उसके कारण सीजर्स मतलब झटके आ रहे हैं. लॉस और डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है विद और विदाउट बॉडी मूवमेंट, जैसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंस. सो टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी. फर्स्ट इज जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स जिसको बोलते हैं GTC, मेजर एपिलेप्सी और द ग्रैंड mal एपिलेप्सी. सो इन दिस केस द पेशेंट इज बिकम्स अनकॉन्शियसनेस, टोनिक स्पाज्म ऑफ ऑल द बॉडी मसल्स, क्लोनिक जर्किंग रहेगी पेशेंट को, प्रोलॉन्ग स्लीप रहेगी मीन्स पेशेंट कोमा में चला जाएगा, एंड डिप्रेशन ऑफ ऑल द CNS फंक्शंस. सो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक कन्वर्जेंस में पेशेंट अनकॉन्शियस होगा और पूरी बॉडी टोनिक स्पाज्म में चली जाएगी. सेकेंड इज द एब्सेंट सीजर्स और इट इज नोन एज माइनर एपिलेप्सी और द पैकेट mal एपिलेप्सी. माइनर एब्सेंट सीजर्स मीन्स इसमें सीजर्स मतलब टोनिक क्लोनिक स्पाज्म नहीं होगा बट मोमेंटली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कुछ सेकेंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए पेशेंट अनकॉन्शियस जाएगा. पेशेंट अपेरेंटली फ्रीजेस, पेशेंट एकदम रुक जाएगा, स्टेयर्स इन वन डायरेक्शन एंड विद इन मिनट या विद इन 30-40 सेकेंड्स पेशेंट वापस नॉर्मल हो जाएगा. बट देर इज नो कन्वर्जेंस, हैंस इट इज नोन एज एब्सेंट सीजर और द माइनर एपिलेप्सी. थर्ड इज अटोनिक एपिलेप्सी. अटोनिक मीन्स टोन खत्म हो जाना, दैट मीन्स पेशेंट बिकम अनकॉन्शियसनेस विथ रिलैक्सेशन ऑफ ऑल मसल्स, सारी मसल्स पूरी रिलैक्स हो जाएंगी. मायोक्लोनिक सीजर्स. मायोक्लोनिक सीजर्स मीन जैसे हम बिजली के झटके में जब हाथ लगाते तो एकदम से जो मोमेंट्री पूरा कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं बॉडी के, दैट कॉन्ट्रैक्शन, उस तरह के कॉन्ट्रैक्शंस को हम लोग बोलते हैं मायोक्लोनिक. सो शॉक लाइक मोमेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ अ लिम्ब और द होल ऑफ द बॉडी. एंड द फिफ्थ वन इज द इन्फेंटाइल स्पाज्म. So it is not a form of epilepsy but intermittent muscle spasm and progressively mental deterioration. और ये होगा स्पेशली इन्फेंटाइल मीन्स 1 साल तक के बच्चों के लिए. So these are the 5 type of epilepsy. Now the classification of drugs कि what are the drugs. So in this एक जिंगल बनाया है, बड़ा भाई MDS नहीं. So B for barbiturate, B for benzodiazepine, H for hydantoin, A for aliphatic carboxylic acid, I for immunostilbin, M for miscellaneous, D for deoxybarbiturate, S for succinamide and N for newer drugs. So barbiturate, the drug is phenobarbital which is the drug of choice in pregnancy. Benzodiazepine, diazepam and clonazepam. Hydantoin, it is the most common used drug जो कि मार्केट में एप्सोलिन के नाम से अवेलेबल है, बट दिस ड्रग इज एब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, आपको नहीं देनी है. Aliphatic carboxylic acid, the drug is valproic acid. Immunostilbin, the drug is carbamazepine. Miscellaneous में phenacetamide and acetazolam. Deoxybarbiturate, the drug is primidone. Succinamide में drug is ethoxamide and the newer drug is lamotrigine and the gabapentin. So these are the different type of drugs and it is an hit and trial method कि patient को किस medications के बाद patient के convulsions रुकते हैं. So now the most common drug used is phenytoin. So what is phenytoin? तो phenytoin इज नॉट अ सीनस डिप्रेसेंट, ये सीनस डिप्रेसेंट नहीं है, इसलिए इस ड्रग को लेने से आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी. एक्शन इज ओनली द अबॉलिशन ऑफ द टोनिक फेज ऑफ मैक्सिमल सीजर्स विथ नो इफेक्ट और प्रोलॉन्गेशन ऑफ द क्लोनिक फेज. ये सिर्फ आपके सीजर्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, सिर्फ कन्वर्जेंस को कंट्रोल करता है. थ्रेशहोल्ड फॉर कन्वर्जेंस इज नॉट रेज्ड. टोनिक क्लोनिक एपिलेप्सी इससे सप्रेस होती है. तब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, the most important is it has a stabilizing influence on the neuronal membrane.
जो न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन होती है इसको सिर्फ स्टेबलाइज करता है, हैंस it prevents the repetitive detonation of the normal brain cell during depolarization shift which occurs in epileptic patients। जो हमने पढ़ा था कि जो डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन की चीज़ होती है, इसमें फेनेटोइन सिर्फ आपके मेम्ब्रेन्स को स्टेबल करके आपके एक्स्ट्रा जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज चल रही थी उसको कंट्रोल करती है, increases the refractive period of neurons and as a result only the high frequency discharges are inhibited with little effect on normal or the no frequency discharge। तो जो हमारे हम सब के अंदर जो नॉर्मल लो फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज है वो बराबर चलते रहेंगे, सिर्फ जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स में हाई फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज होते हैं फेनेटोइन सिर्फ उसको कंट्रोल करेगी। Therapeutic concentration have no effect on the resting membrane potential. Normal synaptic transmission is not impaired। इसलिए इस फेनेटोइन को खाने के बाद नॉर्मल आपके वेव्स ब्रेन के चलते रहेंगे, प्लस बिकॉज इट इज़ नॉट अ सीनियस डिप्रेशन इसलिए आपको नींद भी नहीं आएगी, आप अपना पूरा प्रॉपर काम कर पाओगे। नाउ द साइड इफेक्ट्स, बिकॉज फेनेटोइन इज द मोस्ट कॉमन यूज ड्रग, क्योंकि 90% पेशेंट्स में फेनेटोइन चलता है जो कि एप्सोलिन के नाम से आती है। सो एक साइड इफेक्ट होते हैं थेरापेटिक लेवल पे, मींस नॉर्मल लेवल, जो नॉर्मल लेवल पे हम ड्रग्स खाते हैं वो, और अगर एक होता है एट द हायर प्लाज्मा लेवल कि गलती से अगर आपने ज़्यादा डोज में ड्रग खा लिया तो क्या होगा। सो एट द थेरापेटिक लेवल जो हम नॉर्मल डोज पे पेशेंट को देंगे तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट कम्स इन द क्लिनिक कि मैडम मेरे पूरे गम्स में स्वेलिंग हो रही है। सो गम हाइपरट्रॉफी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, hyperglycemia, hirsutism, hypersensitivity reaction, osteomalacia and the pregnancy. These are the side effects of phenytoin. लाइक गम हाइपरट्रॉफी, पेशेंट की स्वेलिंग हो सकती है गम्स में, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, लॉन्ग टर्म इफेक्ट पे ये फॉलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को रोकता है इसलिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा तो हमें पेशेंट को फॉलिक एसिड साथ में देना होता है। हाइपरग्लाइसीमिया शुगर के लेवल को बढ़ाएगा, इसलिए अगर पेशेंट डायबिटिक है तो हमें डायबिटीज़ के लेवल को, डायबिटीज़ के डोजेस को बढ़ाना पड़ेगा। हिर्सुटिज्म मीन्स एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द एबनॉर्मल पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक मस्टैक या बियर्ड हो जाएंगे। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉमन हो सकती है, कैल्शियम के साथ इंटरफेयर करता है मेटाबॉलिज्म में इसलिए ऑस्टियोमलेशिया होगा तो आपको कैल्शियम भी देना पड़ सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि इट इज़ एब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, गलती से भी प्रेगनेंसी में नहीं देना है बिकॉज इट कॉजेज फीटल फेनेटोइन सिंड्रोम। फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम होता है जिसमें बच्चे का माइक्रोसेफेली, सिर का साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा, हाइपोप्लास्टिक फेलेंजेस, हाथों की फेलेंजेस के साइज़ बहुत छोटे जाएंगे, क्लेफ्ट लिप, हेयर लिप, लिप्स कट जाएंगे, पैलेट कट जाएगा, क्लेफ्ट पैलेट मतलब आगे से तलवा कटा हुआ रहेगा। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो कि न्यूबॉर्न बेबी में आएंगे विच इज़ नोन एज फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम एंड दैट्स वाई इट इज़ एब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती है और अगर उसको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है तो हम उसे फेनेटोइन को बंद करके फिनोबार्बिटॉन स्टार्ट कर देते हैं। Now at the higher plasma level, it causes cerebral and the vestibular manifestation. Cerebrum और vestibule को disturb करेगा, hence ataxia means improper gait, vertigo चक्कर आना, diplopia दो दिखना and nystagmus that means involuntarily purposeless movement of your eyeball. These are the most common side effect at the higher plasma level. Drowsiness, behavior alteration, mental confusion and the hallucinations. एपिगैस्ट्रिक पेन, नोजिया, वोमिटिंग बहुत कॉमन रहेगा। अगर आपने आईवी इंजेक्शन दिया है दैन इट कॉजेज लोकल वस्कुलर इंजुरीज, इडिमा एंड डिसकलरेशन ऑफ दैट इंजेक्टेड लिम्ब, decrease in the BP and the cardiac arrhythmias on IV injections. So these are the most common side effects but only at the higher plasma level. Now the uses. तो यूजेज ऑफ फेनेटोइन आप मैंने अभी बताया कि ग्रैंड मेल एपिलेप्सी, पैटेट मेल एपिलेप्सी, स्टेटस एपिलेप्टिकस, दीज आर द कॉमन यूजेस जहाँ पर हम इसको देते हैं। बट स्टिल अगर जनरलाइज टोनिक क्रोनिक कन्वर्जन हो रहा है जिसको हम लोग की मेजर एपिलेप्सी बोलते हैं वहाँ फेनेटोइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। बट अगर पेशेंट को एब्सेंट सीजर्स हैं देन इथॉक्सोमाइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस। इन केस ऑफ मायोक्लोनिक एंड द अटोनिक सीजर्स सोडियम वॉल्प्रोएट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। एंड देर इज़ वन केस विच इज़ नोन एज स्टेटस एपिलेप्टिकस। नॉर्मली जो कन्वर्जन्स होते हैं दे आर ओनली फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स और फॉर अ मिनट एंड आफ्टर दैट ऑटोमेटिकली बॉडी इसको रिजॉल्व कर देती है। बट continuous epileptic discharges without any intermission, without any gain of consciousness, ना तो कन्वर्जन्स रुक रहे हैं ना पेशेंट कॉन्शियस हो रहा है, कंटिन्यूस अटैक्स आ रहे हैं, उस केस में क्या होगा कि आपके पूरी की पूरी स्टिफनेस में जाएगी, ब्रेन में हाइपोक्सिया होगा, ब्रेन डैमेज होने के चांसेस हो जाएंगे। सो परमानेंट ब्रेन डैमेज होगा एंड दैट कंडीशन इज नोन एज स्टेटस एपिलेप्टिकस। सो स्टेटस एपिलेप्टिकस इज एन एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी। अगर आपके कन्वर्जन्स नहीं रुकते हैं, अगर आपके अटैक नहीं रुकते हैं, कंटिन्यूस एपिलेप्टिक डिस्चार्ज आ रहा है, देन इन दैट केस डाइजिपाम इज द ड्रग ऑफ चॉइस। हम तुरंत डाइजिपाम दे के उसको सीनस डिप्रेस करके उसको सुलाएंगे एंड देन फॉलोड बाय, अब योर ड्रग, इट्स योर चॉइस कि आप उसको फेनेटोइन इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस स्टार्ट कर सकते हो और द फिनोबार्बिटॉन और द पैरेलडिहाइड।
और अगर इन सब केस देने के बाद भी अगर इन केस कन्वर्जन्स नहीं रुकते हैं, देन जनरल एनेस्थीसिया हैज़ टू बी गिवन to prevent the permanent brain damage. So okay, it's all about the epilepsy.